नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के आज की सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, इसके नाम का निर्धारण करेंगे, इसके कालखंड का निर्धारण करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेलुआ सभ्यता इन नामों से क्यों जाना जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता भारत में विद्यमान थी उस समय विश्व पटल पे कौन कौन सी सभ्यताएं प्रचलित थी उसके बारे में चर्चा होगी। इसकी खोज क्या हुई, इसका इतिहास क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थलों के बारे में, साथ ही साथ यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, इसके पतन के मुख्य कारण क्या है, क्यों इसका पतन हुआ, इन सभी बिंदुओं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और हाँ, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग जिस बैच में जुड़े हुए हैं इसको ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करिए। आप जब लोगों के साथ शेयर करेंगे तो और भी लोग आएंगे, उन लोगों को भी इस चीज़ के बारे में कंफर्मेशन होगी। और दूसरी बात जो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती, शाम के समय इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे तो उसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, उस सेशन से आप जरूर जुड़िएगा। अब चर्चा करते हैं इसके परिचय के बारे में। तो बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करें तो विश्व स्तर पे प्राचीनतम नगरी सभ्यता है। अच्छा, इसकी नगरी सभ्यता से मतलब क्या, नगरी और ग्रामीण सभ्यता का निर्माण कैसे होता है। देखो बेटा, जहाँ पर मुख्य तौर से कृषि की जाती है उसको बोला जाता है नगरी सभ्यता, और जहाँ का मुख्य व्यापार बिजनेस रहता है या मुख्य क्रय विक्रय या मुख्य रूप से व्यापार के माध्यम से वहाँ का संचालन होता है उसे नगरी सभ्यता बोलते हैं। नगरी और शहरी सभ्यता में छोटा सा अंतर, अगर वहाँ की मुख्य चीजें कृषि पर आधारित हैं तो वो रहेगी ग्रामीण सभ्यता, अगर मुख्य चीजें व्यापार पर आधारित है तो वो क्या रहेंगी, नगरी सभ्यता। इस आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता को नगरी सभ्यता कहा गया। अब जब नगरी सभ्यता कहा गया तब आपको दो चीज कंफर्म हो गई होगी। पहला, यहाँ पे आपको व्यापार देखने को मिलेगा और व्यापार अच्छी मात्रा में हो रहा होगा। सब चीजें लगभग व्यापार के माध्यम से, व्यापार में ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ सिंधु घाटी तक नहीं सीमित थी, ये अन्य सभ्यताओं के साथ भी व्यापार करती थी। अच्छा, इस चीज का पता कैसे चलता है, सबसे पहले तो हमारे मन में कुछ प्रश्न आने चाहिए। एक्चुअली पूरी की पूरी जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री की सबसे अच्छी बात क्या है, अगर 3 प्रश्न हैं, अगर आपका इन 3 प्रश्नों का जवाब मिल गया तो समझ लीजिए आपको हिस्ट्री याद हो गई। पहला प्रश्न है कब, दूसरा प्रश्न होता है क्यों, तीसरा प्रश्न होता है कैसे। अगर इन चीजों का आपको जवाब मिल जा रहा है तो सही है। सबसे पहले चर्चा करते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता से सबसे पहले आपको क्वेश्चन आया, इसका निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ। तो बेटा देखो, सबसे पहली बात एक चीज ध्यान रखो, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इन सभ्यताओं के बारे में अगर आपसे पूछा जाए सही कालखंड क्या है तो इसकी आज तक गणना नहीं की जा सकती, कोई सही टाइम पीरियड क्या था। अलग अलग मत हैं, अलग अलग चीजें जिनको माना जाता है। वैसे मुख्य तौर पे क्या माना जाता है, मुख्य तौर पे कार्बन डेटिंग के आधार पे जो सभ्यता का टाइम पीरियड होता है उसको सबसे ज्यादा सही माना जाता है। कार्बन डेटिंग का मतलब क्या वो पहले ये देखिए। दो बेटा, पहला प्रश्न क्या था, इसके कालखंड का निर्धारण वास्तविक तौर पे नहीं हो सका है, सिर्फ हम लोग कुछ मतों के आधार पे इसके कालखंड का निर्धारण करेंगे। पहला क्या है, कार्बन डेटिंग। अच्छा, कार्बन डेटिंग होती क्या है, क्यों इस बुक बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। तो बेटा, आजकल की साइंस को पढ़ते हैं और तब आपको समझ में आएगा ये कार्बन डेटिंग भला क्या है, कार्बन डेटिंग होती क्या है, तब आप समझ पाएंगे क्या होता है। तो बेटा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपका घर है, घर के, चलो ये मेरा घर है, इस घर में ये पुस्तकें रखी हैं, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और ये पूरा पूरा प्रशासन चल रहा। अचानक बाढ़ में आती या कोई भी प्राकृतिक आपदा आती, किसी भी कारणवश ये पूरी पूरी जमींदोज हो जाती है ये जगह। अगर जमींदोज हो गई तो आज से लगभग 100 साल, 1000 साल या 10,000 साल बाद जब इसका उत्खनन किया जाएगा तो उत्खनन के बाद ये निकलेगी। जब ये चीज वापस आएगी उस समय देखो 2-3 चीजें होंगी। पहली क्या है, यहाँ पर कुछ बुक्स मिलेंगी, यहाँ से कुछ मुद्राएं मिलेंगी, मतलब कुछ ना कुछ धन तो मिलेगा ही, गांधी जी का धन है तो मिलेगा मिलेगा। कुछ यहाँ पे पेन मिल रहे होंगे, कुछ यहाँ पे कंप्यूटर मिल रहे होंगे। जब मेरा घर जमीन दोस्त होगा तो जब 10,000 बाद निकाला तो ये निकलेगा। जो बुक्स निकलेंगी उनके आधार पे भी कुछ ऐसे राइटर होंगे, कुछ लोग कुछ लोग इतने पढ़े लिखे होंगे जो उस समय उन बुक्स के आधार पे ये बात आइडेंटिफाई करेंगे कि लगभग 2025 के आसपास की बात है जब ये घर जमींदोज हुआ था। अब उससे पहले से क्या है, अगर 25 की बुक मिली तो 25 मानेंगे। अगर यहाँ 1997 की बुक मिल गई या कोई ऐसा लेटर मिल गया जहाँ 1997 लिखा हुआ तो
वो राइटर्स इस बात को मानेंगे कि इसका घर 1997 से 2025 के मध्य था। मुद्राओं के बारे में, जो धन मिलेगा अगर कागज का हुआ तो हो सकता है वो नष्ट हो जाए, यहीं अगर इसमें से कुछ धन मेटल का हो, धातु रूप में हो या किसी मिट्टी का बना हुआ हो तो वहां पे वो प्राप्त होगा। अब मेरे घर से कुछ मिट्टी मिली, कोई धन रूपी मिली, वही चीज किसी दूसरी जगह बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था तो लोग क्या मानेंगे, वहां से इनका व्यापार चल रहा था। जो पेन मिलेंगे, अब पेन का कैसे निर्धारण किया जाएगा, तो बेटा देखो पेन में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल होता है जिसको कार्बन बोलते हैं। कार्बन का क्षरण होना या कार्बन का किस हिसाब से नष्ट हो रहा है, इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है और वो हम लोग जानते हैं। अब 1000-10,000 साल बाद जब इसे निकाला जाएगा तो कुछ निश्चित मात्रा में कार्बन कम हो चुके होंगे। तो अब ये इस बात में को निर्धारित कर लेंगे कि कार्बन डेटिंग के आधार पे ये पेन इतने साल पुराना है। वहीं ये जो कंप्यूटर वगैरह मिले हैं, अब इन कंप्यूटर्स में अगर उस समय के लोग विद्वान हुए तो इसको देख पाएंगे, अगर वो इसे नहीं चला पाए तो क्या मानेंगे, ये बहुत अलग सी चीजें मिली हैं जिनके बारे में हमें कोई भी ज्ञान नहीं है। अब सेम चीजें हम लोग एक सभ्यता पे आते हैं जिसको हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है, यहाँ पे जो लेखन की चीजें मिली, जो राइटिंग फॉर्मेट में लिखी, इसको अभी तक कोई पढ़ नहीं सका है। जब पढ़ नहीं सका है तो इसके बारे में हमें बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं है। सेकेंड, मुद्राओं से क्या पता चलता है, मुद्राओं से हमें यह पता चलता है कि इनका व्यापार चल रहा था अन्य सभ्यताओं के साथ या तत्कालीन विदेशों से भी व्यापार था, यहाँ पे नाव भी थी। साथ ही साथ हमें पता चलता है कि इसकी कार्बन डेटिंग के आधार पर टाइम पीरियड क्या था। अगर काल निर्धारण की चर्चा करेंगे, काल निर्धारण के मुख्य मत क्या हुए, एक कार्बन डेटिंग, दूसरे हुए इतिहासकार। इतिहासकार क्या, जो इतिहास को अच्छे से समझते उन्हें बोलेंगे इतिहासकार। अच्छा, कार्बन डेटिंग के आधार पर क्या है, कार्बन डेटिंग के आधार पर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को 3 प्रमुख भागों में डिवाइड करते हैं। पहला पूर्व हड़प्पा सभ्यता, दूसरा परिपक्व सभ्यता, तीसरा रहता है उत्तर सभ्यता। तो बेटा जैसे किसी भी चीज का एक पीक टाइम आता है फिर उसका डाउनफॉल आ जाता है, वैसे जो पूर्व हड़प्पा सभ्यता है ये सभ्यता मुख्य तौर पे ग्रामीण सभ्यता थी और इसका टाइम पीरियड 3500 बीसी या 3500 बिफोर क्राइस्ट से लेके 2600 बिफोर क्राइस्ट तक माना जाता है। जब ये अपने पीक टाइम पे गई तब ये बन गई नगरीय सभ्यता। अब यहाँ पे कृषक क्षेत्र कम पाया गया, बिजनेस ज्यादा हो रहा था, तो इसको क्या बोल रहे थे, परिपक्व सभ्यता या परिपक्व टाइम पीरियड। परिपक्व कालखंड क्या था, 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी तक इसका प्रशासन देखने को मिलता है या 1900 बीसी तक ये देखने को मिलता। उत्तर हड़प्पा सभ्यता में क्या पड़ता, उत्तर हड़प्पा सभ्यता में जब इसका डाउनफॉल चल रहा था, जब इसका विनाश या पतन हो रहा था, उस समय का कालखंड की चर्चा करें तो ये 1900 बीसी से लेके 1300 बीसी तक ये था। अब बेटा याद रखो, पहले क्या थी, सबसे पहले ये ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण सभ्यता जब परिपक्व स्टेटस में आया तब इसको हम लोग नगरीय सभ्यता मानते हैं। और नगरीय सभ्यता के बाद वर्तमान समय में यहाँ पे जब उत्तर वैदिक, यहाँ पे हम लोग से पतन के फॉर्मेट में, रूप परिवर्तन के रूप फॉर्मेट में पढ़ेंगे। कार्बन डेटिंग समझ में आ गया। कार्बन डेटिंग के आधार पर हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक की है, तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, डेट क्या है, 3500 से लेके 1300 बीसी तक। यही चीज बेटा अगर आपसे केवल क्वेश्चन पूछ ले हड़प्पा सभ्यता का कालखंड कब से कब तक था, तो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड 3500 से लेके 1300 बीसी तक था। इस कालखंड में हड़प्पा सभ्यता को 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक पूर्व हड़प्पा सभ्यता, दूसरी परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, तीसरी उत्तर हड़प्पा सभ्यता। ठीक, कोई इश्यूज, बात समझ में आ गई बेटा? आप लोग कमेंट करते जाइए, आपके कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा हूँ। सेशन की टाइमिंग कल से आपकी फिक्स हो जाएगी, कब क्लास रहेगा और इस बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। कार्बन डेटिंग कंफर्म हो गया। बेटा कार्बन डेटिंग के साथ हम लोग चर्चा करते हैं इसके बाद इतिहासकारों के आधार पे कि इतिहासकार इसका क्या कालखंड मानते हैं, तो उनको पढ़ते हैं। बेटा देखो, इतिहासकार का मतलब क्या हुआ, उस समय जिन लोगों ने खुदाई की या जिन लोगों ने वहां के साक्ष्य पाए वो क्या मानते हैं, उनके हिसाब से क्या है। तो बेटा देखो कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। जैसे एक सर मार्टिन व्हीलर द्वारा आपसे क्वेश्चन पूछा, ये बेटा नाम क्यों है, वैसे देखो हर इतिहासकार ने अपनी बुक में अपने हिसाब से टाइम दिया, या तो उसने किसी का रेफरेंस लिया या खुद दिया। परंतु हम यूपी SSSC की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PRB एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा वनडे एग्जाम लगा है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो कम्पिटेटिव एग्जाम में जिनके जिनके मत ज़्यादा पूछे गए हैं हम उनको पढ़ लेते हैं, वहीं से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इस सिलेक्शन के क्रम में सर मार्टिन व्हीलर हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कब से कब मानते हैं। ये मानते हैं 2500 BC से लेके 1750 BC तक
हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन काल था या हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी। वहीं डीपी अग्रवाल की चर्चा करें तो डीपी अग्रवाल जी क्या मानते हैं, इस बारे में भी ध्यान रखना। डीपी अग्रवाल जी मानते हैं कि 3250 से बीसी से लेके 1750 बीसी तक इसका प्रशासन काल था। ऐसे ही जॉन मार्शल के बारे में याद रखना कि जॉन मार्शल क्या मानते हैं। जॉन मार्शल जी मानते हैं 3250 से लेके 1750 बीसी तक इसका प्रशासन काल रहेगा। अब ऐसे अर्नेस्ट मैके हो गए और फेयर सर्विस हो गए। अर्नेस्ट मैके के बारे में याद रखो कि अर्नेस्ट मैके क्या बोलते हैं। अर्नेस्ट मैके जी मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन काल 2820 से लेके 2500 बीसी तक रहा। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, एक बुक्स पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये बेटा स्टडी नोट्स हैं जो आप लोगों को मिलेंगे, इस बारे में ध्यान रखना, इसमें कोई भी इशूज नहीं आएंगे, ये मैंने खुद बनाए हैं। इन बारे में आज हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने सबसे पहले चर्चा की हड़प्पा सभ्यता के काल विभाजन के बारे में, कि रेडियो के आधार पे किस रेडियो को ही बोलते हैं कार्बन डेटिंग के आधार पे। कार्बन डेटिंग के आधार पे 3500 से लेके 1300 बीसी तक इस दौरान हड़प्पा सभ्यता को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया। इतिहासकार मानते हैं, जैसे सर मार्टिन व्हीलर की चर्चा करें तो 2500 से लेके 1750 तक, डीपी अग्रवाल जी 3250 से लेके 1750 तक, मैके महोदय की चर्चा करें तो ये 2800 से लेके 2500 तक, एमएस वत्स मानते हैं 3500 से 2500 तक, अर्नेस्ट मैके 2800 से 2500, डेल्स मानते हैं 2900 से लेके 1900। फेयर सर्विस की चर्चा करें तो 2000 से लेके 1500 बीसी तक, और गैंड की चर्चा करें तो ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन काल 2350 से लेकर 1700 ईस्वी तक था, 1700 बीसी तक था। तो ये पॉइंट्स आपके कंफर्म हो गए। अब इसके नाम के बारे में चर्चा करते हैं कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कहीं कह रहे हैं, कहीं पे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे हैं। तो इसका वास्तविक तौर पे नाम क्या है और इसका नाम इस तरह से क्यों पड़ा, इन चीजों को पहले देखते हैं। तो अगर इसके नाम के बारे में चर्चा करेंगे तो ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये सिंधु नदी के तट पे थी, इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। उस समय जो नदी विस्तारित हो रही, दो बड़ा एक चीज ध्यान रखना, जब कभी आप मानव इतिहास को पढ़ेंगे तो मानव इतिहास में मानव कहाँ रहना चाहता है, जहां पे वातावरण अनुकूल है, अनुकूल वातावरण के साथ वहां पे उपजाऊ जमीन हो। उपजाऊ जमीन सबसे ज्यादा किसी होगी, किसी नदी के तट पर। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग निवास कर रहे थे, ये सिंधु घाटी क्या या सिंधु नदी के तट पे निवास कर रहे थे, इसलिए इसे बहुत सारे लोग सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, क्या सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि सिंधु की घाटी में उत्पन्न सभ्यता थी। और जब इसकी खुदाई चल रही थी तो इसकी खुदाई के दौरान जो सबसे पहला नगर प्राप्त होता है, उस नगर को बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसलिए इसको हम लोग हड़प्पा नगर बोलते हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता के नाम पे। इसके अलावा उसकी कई और, ये शहरी सभ्यता थी, इसलिए इसको हम लोग शहरी सभ्यता भी बोलते हैं। शहरी सभ्यता के साथ ही यहाँ पे ताम्र पसाड़ का प्रयोग किया गया, तो इसे ताम्र पसाड़ सभ्यता भी बोलते हैं। ताम्र पसाड़ सभ्यता, शहरी सभ्यता, प्रथम सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता, इसके नाम याद रखो, प्रथम सभ्यता हो गई, काशयुगीन सभ्यता हो गई, काशयुगीन के साथ मेलुआ सभ्यता हो गई। तो ये इसके प्रमुख नाम है, इसके नाम भूल मत जाना, गलती से भी तो नाम याद रखना, ताम्र पसाड़ सभ्यता, प्रथम सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता, मेहुल सभ्यता। अब बेटा 2-3 पॉइंट्स और याद रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कंफर्म हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे रहा, इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, शहरी सभ्यता, ताम्र पसाड़ सभ्यता, प्रथम सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता व मेलुआ सभ्यता के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना बेटा, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की एक परिपक्व सभ्यता थी। परिपक्व सभ्यता का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सब चीजें अच्छी थी, उन्नत थी और अत्यंत उन्नत तक पहुंच रही थी। यहाँ का नगर नियोजन भी था, सीमाएं भी थी। सबसे पहले अब हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ की सीमा के बारे में। क्या चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा का विषय रहेगा हड़प्पा सभ्यता की सीमा कैसी थी, किस तरह से। डाल लो बेटा, हड़प्पा सभ्यता की सीमा या बॉर्डर रेखा के बारे में। देखो बेटा, बॉर्डर रेखा हम लोग पढ़ते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के फॉर्मेट में, तो उसी तरह अगर हड़प्पा सभ्यता की चर्चा करें तो हड़प्पा सभ्यता का अगर पूर्वी क्षेत्र की चर्चा करें तो पूरब में आलमगीर था। क्या था, आलमगीर था, नहीं लिख पाया मैंने, मैं आलमगीर नहीं लिखना था, ठीक है, याद रखना बेटा। सिंधु घाटी सभ्यता से अगर आप क्वेश्चन बोलेगी, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी नगर क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी नगर था आलमगीरपुर। क्या था बेटा, ये इसका नाम था आलमगीरपुर। और ये किस नदी के तट पे था, ये है मेरठ में हिंडन नदी के तट पे, बेटा ध्यान रखना, मेरठ में हिंडन नदी तट पे। वहीं इस पूर्व के बाद आप पश्चिम में आएंगे तो पश्चिम के नगर का जो आखिरी नगर था उसका सूतका गंडगोर नाम से जानते हैं। और ये है कहाँ, ये एक वर्तमान समय में बलूचिस्तान के क्षेत्र में है, और यह है कहाँ, ये दश्क नदी के किनारे था। अगर पूर्व सॉरी
अगर उत्तर की चर्चा करें तो उत्तर में क्या था, उत्तर में था मांडा नगर। मांडा नगर नदी कौन सी थी, यहाँ पे नदी थी चिनाव नदी, और ये है कहाँ, वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण की चर्चा करें तो दक्षिण के क्षेत्र को दैमाबाद के नाम से जानते हैं और ये थी कहाँ, ये प्रवरा नदी पे थी। कंफर्म हो गया बेटा, चारों मैप्स, चारों पॉइंट्स कंफर्म हो गए। मेरठ से बलूचिस्तान जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ क्षेत्र है, जो हिंडन नदी, प्रवरा नदी, चिनाव नदी व दस्क नदी से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे। सिंधु घाटी मुख्य तौर पर सभ्यताएं, पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में शुतकागोड़, उत्तर में हो गया मांडा और दक्षिण में हो गया दैमाबाद। पॉइंट्स कंफर्म हो गए। राइटिंग बेटा नहीं समझ में आ रही तो इसको थोड़ा सा मैं इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। वैसे मेरी राइटिंग बहुत घटिया है, ये बात तो मैं मान सकता हूँ यार, थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करते हैं, ठीक है, या तो मैं बने बनाए नोट्स लेके आ जाता हूँ, उससे सही रहेगा। अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसे रहा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार कैसे होता है, इन पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो बेटा ध्यान रखो, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की चर्चा करें तो सबसे पहला हमें पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, और साथ ही साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ भारत के राज्य क्षेत्र तक इसका विस्तार था। अफगानिस्तान में मुख्य तौर पे कुंडकी ग्राफ और सूरतधोई दो जगह थे। सूरतधोई में क्या, सूरतधोई जो है वो वहाँ पे नहरों का साक्ष्य मिलता है। पाकिस्तान की चर्चा करेंगे तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान का क्षेत्र हो गया, सिंध प्रांत हो गया और पंजाब प्रांत हो गया, यहाँ तक फेमस था। बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत में फेमस था। अगर भारत की चर्चा करें तो भारत में जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात हो गया। इन क्षेत्रों में, इन क्षेत्रों तक सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। अफगानिस्तान में गुंडकी ग्राफ और सुतकाडोर। गुंडकी ग्राफ के साथ क्या, शुरतदोई। शुरतदोई में क्या था, नगर नहर का साक्ष्य मिलते हैं। पाकिस्तान की चर्चा करें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र हो गया, बलूचिस्तान के साथ सिंध क्षेत्र हो गया, सिंध क्षेत्र के साथ पंजाब क्षेत्र हो गया यहाँ, और भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में। अब एक एक को थोड़ा सा हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। डिटेल से देखने हम लोग चलते हैं अपने नोट्स पर, वहीं देख लेते हैं। आपको तो अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण से तो आपको कंफर्म हो गया। इसको हम लोग किन किन नामों से जानते हैं, इनको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता, शहरी सभ्यता, काशयुगीन सभ्यता, गग्गर हाकर सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, मेलवा सभ्यता व ताम्रप्रसार सभ्यता के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करें तो हाँ बेटा एक पॉइंट और ध्यान रखो, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर आपसे पूछे यहाँ के लोग किस तरह के थे, तो यहाँ पे एक मिश्रित प्रजाति थी। मिश्रित प्रजाति मतलब क्या हुआ, कुछ लोग जो थे वो ककेशियन थे, कुछ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, कुछ अल्पाइन क्षेत्र से, कुछ मंगोलाइट थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य तौर पे 4 प्रजातियां थी। कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट थे, कुछ भूमध्य सागरी थे। जो भूमध्य सागरी थे इनका निवास स्थान मुख्य रूप से इंडो यूरोपियन क्षेत्र था, जो सिंधु क्षेत्र में आके विद्यमान हो गए थे। अल्पाइन और गैंडकोगोर। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घरों का विन्यास था या घर किस तरह थे, ग्रिड सिस्टम। अच्छा, ग्रिड पद्धति क्या होती है पहले इसको समझते हैं कि ग्रिड पद्धति क्या है, तब तो आपको समझ में आया। पता लगा आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको फालतू बोलता जा रहा हूँ। अगर ग्रिड सिस्टम की चर्चा करें तो ग्रिड सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, यहाँ पे 2 घर होंगे, इधर के घर होंगे, इधर घर, इधर घर होंगे, इधर घर होंगे, और इनमें सिमिलरिटीज होगी। जब इस तरह की सिमिलरिटीज पाई जाती है तो इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। क्या बोलते हैं बेटा, ध्यान रखो, ग्रिड सिस्टम। ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गए। इस तरह की सभ्यता को ग्रिड सिस्टम बोलते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के जो घर थे ये सभी घर ग्रिड सिस्टम पे बने हुए थे। ठीक, पॉइंट्स कंफर्म। शहर जो मुख्य मार्ग था, दरवाजे मुख्य तौर पे अंदर की ओर खुलते थे, मुख्य मार्ग की ओर नहीं खुलते थे। अब इसके बारे में बाद में विचार है, कुछ जगह ये अपवाद देखने को मिलता है, कुछ जगह जो दरवाजे हैं वो मुख्य द्वार पे खुल रहे हैं। तो इन बारे में कहाँ किस तरह से अपवाद है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन फंसाएगा, इन बारे में हम लोग चर्चा करते रहेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में और देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार की चर्चा करें तो इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक पाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत राज्य क्षेत्र में। अफगानिस्तान की चर्चा करें तो गुंडकी गाक, सुरतदोई, साथ ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान हो गया, सिंध हो गया और पंजाब हो गया। बलूचिस्तान में चर्चा करें मेहरगढ़ और सुतकागोर, क्वाटा अंगीरा। सिंधु क्षेत्र की चर्चा करें तो मोहनजादड़ो, अलमारा, चंदौरी, कोटेज। पंजाब की चर्चा करें तो पंजाब में हड़प्पा, रहमन टेढ़ी, गोटीवाला और सरायवेला। भारत की चर्चा करें तो भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गुजरात के कच्छ व खंबात की खाड़ी में यहाँ पाया जाता है। अगर इसकी सीमा की चर्चा करें तो पूर्व में आलमगीर पर्वत, पश्चिम में सुतकागोर, ऊपर हो गया आपका मांडा, नीचे हो गया दैमाबाद। उत्तर दक्षिण के बारे में और पूर्व से पश्चिम की चर्चा करें तो इसमें 1400
किलोमीटर की जगह थी, और पश्चिम से उत्तर से दक्षिण की चर्चा करें तो यहाँ 1600 किलोमीटर की सीमा थी। तो ये इसकी सीमा हो गई। अब चर्चा करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। देखना बेटा, याद रखो, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और यूनान की सभ्यता, बस ये पॉइंट्स याद रख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं की चर्चा करें तो मुख्य तौर पर मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और यूनान की सभ्यता। और ये ध्यान रखना, ये तीनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभ होने से बहुत पहले ही समाप्त हो गई। अगर मेसोपोटामिया की सभ्यता की चर्चा करें तो ये इराक, ईरान, सीरिया, तुर्की में फैली हुई थी। वहीं मिस्र की सभ्यता की चर्चा करें तो मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट तक फेमस थी। क्या? नील नदी के तट पे फेमस थी। यूनान की सभ्यता की चर्चा करें तो यूनान की सभ्यता जो येलो नदी के तट पे थी। ये कहाँ थी? येलो नदी के तट पे। अच्छा, इसकी खोज की चर्चा करें, इसकी खोज कैसे हुई, किस तरह से हुई, तो बेटा ध्यान रखना, इसकी खोज का मुख्य श्रेय दयाराम साहनी जी को जाता है। दयाराम साहनी जी ने खुदाई किसके नेतृत्व में की थी? पॉइंट याद रखना, दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में खुदाई की थी। और इसके बाद इससे राखलदास बनर्जी भी जुड़ते हैं। जॉन मार्शल कौन है? जॉन मार्शल वो हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और इसके ये, ठीक है, कंफर्म हो गया, कोई पॉइंट्स नहीं छूटा ना। सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मार्शल ने हड़प्पा के टीलों का उत्खनन करवाया, परंतु इन्होंने कुछ खास पाया नहीं। इनके द्वारा उत्खनन करने के बाद वहां पे रेल नेटवर्क का निर्माण हो गया। फिर इसके बाद इस बारे में, ठीक है, जॉन मार्शल ने इन्हें खुदाई की। ठीक है, जॉन मार्शल ने 1921 में खुदाई की। अगर आपसे चर्चा करें कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की चर्चा करें तो ये कौन थे? अलेक्जेंडर बर्मिंघम। अलेक्जेंडर बर्मिंघम क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे की स्थापना की थी। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की इन्होंने सर्वेक्षण सबसे पहले करा था, उसके महानिदेशक बने थे। और 1857 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाते समय यहाँ की ईंटों का प्रयोग किया गया था। 1857 में जब सबसे पहले खुदाई की गई थी, उस दौरान कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था, उस दौरान इसकी खुदाई की। अच्छा, इसकी सबसे पहले चर्चा करें इसकी सभ्यता किस तरह से है, किस प्रकार की सभ्यता थी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका स्वरूप कैसा था, इसका प्रारूप कैसा, वो देखो। थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता की चर्चा करें तो सिंधु घाटी में सबसे पहले की चर्चा करना कि इसकी नाली व्यवस्था अति उत्तम थी, यहाँ की सड़क व्यवस्था अति उत्तम थी, यहाँ का आवास अति उत्तम था। तो नगर, सड़क और आवास, इसमें तो ये टॉप ग्रेड हो गई। फिर चर्चा करते हैं सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी अर्थात किलाबंदी के बारे में। तो किलाबंदी भी इनकी अत्यंत उन्नत थी, तो ये भी उन्नत, ये भी उन्नत। साथ ही साथ इसको हम लोग प्रथम नगर कहते हैं। प्रथम नगर के साथ इसको शहरी सभ्यता व नगरों का विभाजन के नाम से जानते हैं। अब अगर इसकी नगरीय सभ्यता के बारे में, नगरीय सभ्यता को थोड़ा सा डिटेल से समझे तो कैसे समझेंगे? सबसे पहले क्या याद रखना है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र एक चबूतरे पे विद्यमान था। जब भी निर्माण करते तो चबूतरे के ऊपर ही निर्माण करते। इसमें दो तरह की बिल्डिंग थी। एक बिल्डिंग कुछ ऊंची होती थी जहाँ पे केवल कुछ लोग ही निवास करते थे, और इसको हम लोग ऊपरी टीला या पश्चिमी टीला के नाम से जानते थे। यहाँ पे रहेंगे व्यापारी वर्ग हो गया, कर्मचारी वर्ग हो गया, साथ ही साथ प्रशासनिक वर्ग हो गया। मतलब जो राजा वगैरह होंगे, यहाँ से पूरा पूरा नियंत्रण होगा। दूसरा रहेगा, इसको निचला मोड़ बोलते हैं या निचला क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ पे श्रमिक रहेंगे, निर्धन इंसान रहेंगे, किसान रहेंगे व छात्र रहेंगे, ये सभी के सभी यहाँ पे रहेंगे। और इनका पूरे का निर्माण कहाँ रहेगा? चबूतरे फॉर्मेट में। क्या हुआ, जो सिंधु घाटी सभ्यता, नगरी सभ्यता थी, यहाँ पे दो टीले देखने को मिलते हैं। एक क्या है? एक है ऊपरी टीला या ऊपरी क्षेत्र, दूसरा क्या है? निचला टीला अर्थात निचले क्षेत्र। निचले क्षेत्र में ये कहाँ था? ये पूर्व की दिशा से होता है, इसको पूर्वी टीला। और जो ऊपरी सिरा होता था इसको बोलते थे हम लोग पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले में कौन कौन रहते थे? श्रमिक लोग, निर्धन लोग, किसान लोग, छात्र लोग। बाकी जो प्रशासक वर्ग था, कर्मचारी थे, वह कुछ राजा वगैरह थे, व्यापारी वर्ग थे, वो ऊपरी टीले में रहते थे। इसके कुछ अपवाद भी याद रखो बेटा, यहाँ से अपवाद याद रखना है। बाकी जगह तो ठीक है, परंतु धौलावीरा जो था, धौलावीरा में ये नहीं पाया जाता है। ऐसे ही याद रखो, धौलावीरा हो गया, लूथल हो गया, सुरकोटदा हो गया। दो बेटा जो अपवाद हैं वो याद रखना, सुरकोटदा और सूत का डोर हो गया। यहाँ पर नगरों का इस तरह से विभाजन नहीं पाया जाता था। अगर लोथा, सूतका डोर व सूतका गोर की चर्चा करें तो यहाँ पे नगर का विभाजन ही नहीं था। तीनों नगर के लिए केवल एक ही योजना थी। और धौलावीरा की चर्चा करें तो धौलावीरा में हिस्से, इनमें दो पार्ट्स ना हो कि इनमें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। कंफर्म हो गया बेटा?
यहाँ की नगरीय सभ्यता क्या है? नगरीय सभ्यता मुख्य तौर पे दो प्रारूप में थी, एक ऊपरी सिरा तथा दूसरा क्या था? निचला सिरा। जो ऊपरी सिरा था वो पश्चिम में रहते थे और इसमें व्यापारी, कर्मचारी, प्रशासनिक वर्ग रहते थे। जो निचला सिरा था वो पूर्वी क्षेत्र में रहते थे, श्रमिक, निर्धन व किसान रहते थे। साथ ही साथ पॉइंट याद रखना, इसके कुछ अपवाद जैसे धौलावीरा, लोथल, सूदकोटदा व सूदकाडोर। सूदकाडोर की चर्चा करें, सूदकाडोर कहाँ पे? दस्क नदी पे है। सूदकोटदा की चर्चा करें भुगद्वार नदी पे, लोथल की चर्चा करें भगवा नदी पे। यहाँ पर क्या था? यहाँ पे एकल नगर योजना थी। धौलावीरा में क्या था? धौलावीरा में 3 पॉइंट्स थे, ठीक है, पॉइंट्स कंफर्म हो गए। अब बेटा साथ में चर्चा करो, ये पूरी की पूरी चीजों में किलाबंदी भी की जाती थी। अब किलाबंदी का वहां पे उद्देश्य क्या था, वो पॉइंट्स याद रखना। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सिंधु घाटी सभ्यता में किलाबंदी क्यों की जाती थी, तो ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में किलाबंदी करने का एक ही पॉइंट था कि इसको बाढ़ व आक्रमण से बचाया जा सके। बाढ़ व आक्रमण से बचाने हेतु यहाँ पे किलाबंदी की जाती थी। पॉइंट्स बेटा एक एक ध्यान रखना, सही से समझते चलना। क्लास भले हम लोग 2 सेशन में ले ले, पर आपको समझ में पूरा आना चाहिए, ठीक है। किलाबंदी का क्या है? किलाबंदी क्योंकि किलाबंदी क्यों की जाती थी? किलाबंदी की जाती थी बाढ़ व आक्रमण से बचने के लिए। अब पॉइंट्स बेटा देखते हैं, अपने नोट्स पे भी एक बार चल लेते हैं, वहां से भी चर्चा करते हैं। प्रथम नगर, शहरी सभ्यता, किला संबंधी, नाली व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, आवास व्यवस्था समझ चुके हैं। नगरीय व्यवस्था क्या थी? ऊपरी टीला तथा निचला टीला हो गया या पूर्वी टीला हो गया। पश्चिमी टीला ये दुर्गीकृत होता था, विशेष लोगों के लिए होता था, व्यापारी, कर्मचारी, प्रशासनिक वर्ग। निचले टीला में श्रमिक, निर्धन, किसान, छात्र रहते थे। इससे कुछ अपवाद भी हैं, जैसे धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, सूरकोटदा हो गया तथा ऐसे ही सूदकाडोर हो गया। सूदकाडोर कहाँ पे? 10 नदी पे। सूरकोटदा कहाँ है? भगवा नदी पे। लोथल कहाँ है? भगवा नदी पे। ठीक, पॉइंट्स कंफर्म हो गए। किलाबंदी क्यों किया जाता? शहर के चारों तरफ किलेबंदी के साक्ष्य मिलते हैं ताकि यहाँ पे बाढ़ व आक्रमण से बचा जा सके। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे टावर भी मिलते थे। ऊंचे ऊंचे टावर से क्या, जैसे ये बिल्डिंग बनाएगी, इस बिल्डिंग में ऊंचे ऊंचे टावर बना दिए गए। अब यहाँ से सेफ्टी की जा सकती, देखा जा सकता कोई बाह्य आक्रमण तो नहीं हो रहा, आक्रमण से पहले उसे नष्ट किया जाएगा। अब किलाबंदी हो गई, किलाबंदी के साथ हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ की नाली व्यवस्था के बारे में। नाली व्यवस्था के बारे में पॉइंट ध्यान रखना बेटा कि सिंधु घाटी सभ्यता में नाली व्यवस्था किस तरह से पाई जाती थी, इस पॉइंट्स को ध्यान से समझना। नाली व्यवस्था क्या थी? नालियां जो थी वो पक्की ईंटों की बनाई गई थी, साथ ही साथ इसमें जिप्सम व चूने का प्रयोग किया जाता था। जिप्सम व चूने से उसकी जुड़ाई होती थी। यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता था, साथ ही साथ नालियां उत्तम थी। पहले छोटी नाली बड़ी नाली में मिलेगी, बड़ी नाली से सीधे से ड्रेनेज सिस्टम बाहर चला जाएगा और इनका ड्रेनेज सिस्टम अत्यंत उन्नत था, इतना उन्नत था कि ये आज भी वर्किंग कंडीशन में था। पॉइंट ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे पॉइंट्स को मिलकर बेहतर बनती है। अगर इनकी सड़क व्यवस्था की चर्चा करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सड़क व्यवस्था कैसी थी, तो ध्यान रखना एक दूसरे को सड़कें समकोण पे काटती थी। ये बस एक पॉइंट था कि थोड़ा सा एंगल पे काटना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। और इस तरह से जैसे ये काट दी, ये काट दी, ये काट दी, इस तरह से भी एक ग्रिड बन जाता था। इसको हम लोग ग्रिड प्रणाली भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ग्रिड प्रणाली बोलते थे। साथ ही साथ जो सड़कें थी वो कच्ची मिट्टी से बनी होती थी, पक्की ईंटों का प्रयोग केवल बॉर्डर पे किया जाता था। ध्यान रखना, ये जो नदी हुई, इस नदी का ये बॉर्डर रेखा बनाई जाती थी। ये जो बॉर्डर है, यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया, जो मध्य में थी यहाँ पे कच्ची ईंटों का या कच्ची मिट्टी की बनी रहती थी। अगर यहाँ की आवास व्यवस्था की चर्चा करें कि सिंधु घाटी सभ्यता की आवास व्यवस्था कैसी, कैसा आवास है यहाँ पे, तो उस बारे में भी ध्यान रखना कि यहाँ का आवास सिस्टम कैसा है। यहाँ के अगर आवास की चर्चा करें तो याद रखना सभी घर वालों में लगभग सभी चीजें विलासता परिपूर्ण थी, सभी विलासता की चीजें यहाँ पे मिलती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में सभी विलासता की चीजें मिलती थी, जैसे यहाँ के घरों में एक आंगन होता था, रसोई घर होता था, स्नान घर होता था, टॉयलेट होता था तथा कुछ कुछ घरों में कुएं के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पॉइंट्स एक बार बेटा देख लेते हैं, चलते हैं अपने नोट्स पे। किलेबंदी के साक्ष्य मिल गए। घरों के दरवाजे किस तरह की ओर खुलते थे? घरों के दरवाजे जो थे, घरों में खिड़कियां व दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे, जो कि राज्य मार्ग की तरफ नहीं खुलते थे। लेकिन इसका एक अपवाद भी है लोथल में और चंदुहाड़ों में। अगर नाली व्यवस्था की चर्चा करें तो नाली व्यवस्था में नालियों में ईंटों की बनाई जाती थी, जिसका जिप्सम व चूने से मिलकर जुड़ाई होती थी, पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नाली व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी और प्रत्येक घर में छोटी छोटी नालियां मिलकर मुख्य नालियों में मिलती थी और मुख्य नालियां ढकी हुई होती थी। फिर सड़क व्यवस्था की चर्चा करें, सड़क व्यवस्था एक दूसरे को ग्रिड सिस्टम या शतरंज की तरह ऑक्सफोर्ड प्रणाली से कहते हैं। सड़कें कच्ची मिट्टी की बनी होती थी, पक्की ईंटों का इनमें प्रयोग किया जाता था। आवास की चर्चा करें तो उपयोगवादिता की दृष्टि से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं चर्चा करें, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, राजनीतिक जीवन व इनके पतन का कारण, इस बारे में चर्चा हम लोग कल के सेशन में करेंगे। ठीक है, कल अर्थात मंगलवार को।
क्या क्या कल पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन कैसा था, इनका आर्थिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, और इन जीवन क्रम में कौन सी ऐसी गलतियां की जिस वजह से इनका विनाश हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जीवन के साथ इसके पतन के बारे में चर्चा हमारी कल के सेशन में होगी। आज के सेशन आप लोगों को कैसा लगा आप लोग तुरंत बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आपको कोई समस्या आ रही किसी भी क्लास को लेके, कोई भी 9889057003 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपके साथ कॉल कर लेगी, अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, कोई इशूज़ हैं तो उन्हें सॉल्व करते हैं मिलकर। और हाँ, टारगेट ध्यान रखना बेटा, इस बार गवर्नमेंट जॉब पानी है, गवर्नमेंट जॉब पाना ही हमारा उद्देश्य रहेगा। मिलते हैं नए सेशन में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।